नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे वेतन से आय, और वेतन से आय के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे अनुलाभ। अनुलाभों में हम चर्चा कर रहे थे सभी करदाताओं के लिए कर योग्य अनुलाभ की। तो उसमें एक बिंदु पढ़ने से रह गया था, उसकी चर्चा हम आज करेंगे। ब्याज मुक्त या रियायती दर पर ऋण की सुविधा। ब्याज मुक्त या रियायती ब्याज दर पर ऋण की सुविधा। अगर नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को या कर्मचारी के परिवार के सदस्यों को बिना ब्याज के या फिर बहुत ही कम ब्याज दर पर अगर ऋण दिया जाता है तो ऐसी सुविधा सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य होती है। यदि नियोक्ता द्वारा कर्मचारी या कर्मचारी के परिवार के सदस्यों को ब्याज मुक्त या रियायती ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया जाता है तो सुविधा का मूल्यांकन भारतीय स्टेट बैंक SBI द्वारा संबंधित गत वर्ष के प्रथम दिन अर्थात 1 अप्रैल को घोषित ब्याज दर के आधार पर किया जाएगा। जो नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को जो ऋण दिया गया है वो ब्याज मुक्त दिया गया है या फिर जो है बहुत ही कम ब्याज पर दिया गया है। तो इस सुविधा का मूल्यांकन कैसे किया जाए? तो जो ऋण पर जो ब्याज की राशि बनती है वही सुविधा का मूल्य कहलाता है। तो ब्याज की राशि कितनी होनी चाहिए? तो ब्याज की राशि के लिए जो ब्याज दर हम लेंगे वो ब्याज दर इस सुविधा का मूल्यांकन करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा संबंधित गत वर्ष के प्रथम दिन, संबंधित गत वर्ष का मतलब जैसे यहाँ पर अभी जो हमारा वर्ष है वो चल रहा है 2020-21। अभी जो कर निर्धारण वर्ष है वो चल रहा है 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक का, और इस कर निर्धारण वर्ष से संबंधित जो गत वर्ष है वो है 2019-20। 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 हमारा गत वर्ष है। तो यहाँ पर लिखा है कि सुविधा का मूल्यांकन भारतीय स्टेट बैंक द्वारा संबंधित गत वर्ष, अगर हमारा कर निर्धारण वर्ष 2020-21 है तो संबंधित गत वर्ष हो गया 2020-21। संबंधित गत वर्ष के प्रथम दिन अर्थात 1 अप्रैल को, यानी कि 1 अप्रैल 2019 संबंधित गत वर्ष के प्रथम दिन अर्थात 1 अप्रैल को घोषित ब्याज दर के आधार पर किया जाएगा। सुविधा जो है बहुत ही कम ब्याज पर या जो ऋण की सुविधा बिना ब्याज के दी गई है, तो सुविधा का मूल्यांकन उस ऋण पर जो ब्याज की राशि बनती है वही सुविधा का मूल्य होगा। और ब्याज की राशि ज्ञात करने के लिए जो ब्याज दर हम काम में लेंगे वो ब्याज दर हम SBI द्वारा घोषित ब्याज दर लेंगे। और SBI द्वारा
जो संबंधित वित्त वर्ष के प्रथम दिन घोषित ब्याज दर के आधार पर भी सुविधा का मूल्यांकन किया जाएगा। अब जो ऋण है वो ऋण जो है किन किन उद्देश्यों के लिए लिया जा सकता है? तो कर्मचारी द्वारा ऋण है जो मकान के लिए, दुपहिया वाहन के लिए, कार खरीदने के लिए, शिक्षा के लिए और किसी प्रकार का अन्य व्यक्तिगत ऋण भी लिया जा सकता है। व्यक्तिगत उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पर्सनल लोन भी लिया जा सकता है। जो ब्याज दरें हैं, मकान पर लगभग 8-9% की दर रहती है मकान के लिए, लेकिन जो ये दरें हैं, जो एसपीआई की जो ब्याज की दरें हम लेंगे काम में सुविधा का मूल्यांकन करने के लिए, मकान के संबंध में केवल क्रय एवं निर्माण के लिए अगर लोन लिया है, मकान को बनवाने या मकान को खरीदने के लिए अगर लोन लिया है कर्मचारी ने नियोक्ता से, तो सुविधा का मूल्यांकन करने के लिए जो ब्याज दरें हैं वो एसबीआई द्वारा घोषित ब्याज दरें ही काम में लेंगे। लेकिन अगर मकान की मरम्मत के लिए अगर कर्मचारी ने नियोक्ता से ऋण लिया है ब्याज मुक्त या रियायती दर पर, फिर इस सुविधा का मूल्यांकन हम इन घोषित दरों के आधार पर नहीं करेंगे। इनके लिए एक अलग जो है हाई जो है ब्याज दरों के आधार पर, उच्च ब्याज दरों के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। तो जो ये एसबीआई द्वारा घोषित दरें हैं वो केवल मकान के क्रय एवं निर्माण के लिए अगर लोन लिया गया है तभी इन दरों के आधार पर सुविधा का मूल्यांकन किया जाएगा। दुपहिया वाहन के लिए लगभग 15 से 18% की रेट रहती है, ब्याज की दरें रहती है। कार के लिए 9% के आसपास ब्याज की दरें रहती है। शिक्षा के लिए 10% के आसपास है, यानी मकान, कार, शिक्षा ये लगभग इनके लिए ब्याज की दरें समान रहती हैं। और व्यक्तिगत ऋण के लिए 12% के आसपास जो है ब्याज की दरें लगभग घोषित की जाती है एसबीआई के द्वारा। इन उद्देश्यों के लिए जो है ऋण लिया जा सकता है। अगर इन उद्देश्यों के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए ऋण लिया जाए तो उसके लिए भी फिर इन ब्याज दरों के अलावा एक उच्च ब्याज दर के आधार पर सुविधा का मूल्यांकन किया जाता है। वो एक्सप्रेस क्रेडिट वाली ब्याज दरें होती हैं। सुविधा का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाएगा? तो ब्याज की राशि की गणना, हमारे लिए यहाँ पर सुविधा का मूल्य है ब्याज की राशि, तो ब्याज की राशि की गणना प्रत्येक माह के लिए की जाएगी, प्रत्येक माह के लिए की जाएगी। यानी कि जो कर्मचारी द्वारा लोन लिया गया है उस लोन का भुगतान नियोक्ता को जो है प्रत्येक माह किया जाता है, मंथली इंस्टॉलमेंट्स में किया जाता है, प्रत्येक महीने किस्त जाती है उसकी। इसलिए ब्याज की राशि की गणना भी प्रत्येक माह के लिए की जाएगी। और ब्याज की राशि की गणना प्रत्येक माह के अंत में शेष बकाया राशि के आधार पर की जाएगी। हमने बात करी थी कि ब्याज की गणना प्रत्येक माह के लिए की जाएगी और जो ब्याज की राशि की गणना है प्रत्येक माह के अंत में शेष बकाया राशि पर की जाएगी। तो जो ऋण का भुगतान है वो प्रत्येक महीने किस्त में किया जाता है, नियोक्ता द्वारा कटौती कर ली जाती है वेतन में से। तो मान लीजिए उदाहरण के लिए किसी माह 1 लाख रुपए का जो था ऋण था कर्मचारी द्वारा लिया गया। मान लीजिए अप्रैल महीने में 1 अप्रैल को 1 लाख रुपए का ऋण लिया और जो इंस्टॉलमेंट है प्रत्येक महीने 20,000 रुपए चुका दिए जाते हैं कर्मचारी द्वारा। तो 20,000 रुपए चुका दिए जाएंगे और अप्रैल महीने के अंत में जो है बकाया शेष राशि, ब्याज की राशि की गणना प्रत्येक माह के अंत में बकाया शेष राशि के आधार पर की जाती है। तो जो शेष बकाया राशि है अप्रैल महीने के अंत में 80,000 है, तो ब्याज की राशि की गणना 1 लाख पर नहीं की जाकर 80,000 रुपए पर की जाएगी। इसके संबंध में अपवाद देखते हैं कि हमने बात करी थी कि जो ब्याज मुक्त या रियायती ब्याज दर पर जो ऋण की सुविधा है वो सभी कर्मचारियों के लिए खरीदी होती है, लेकिन किन स्थितियों में जो सुविधा का मूल्य शून्य होता है, सुविधा जो है कर मुक्त होती है। निम्न स्थितियों में सुविधा कर मुक्त
होती है। पहला है यदि ऋण की कुल मूल राशि 20,000 रुपए से अधिक न हो। जो कर्मचारी ने नियोक्ता से जो ऋण लिया है उसकी कुल मूल राशि अगर 20,000 रुपए से अधिक नहीं हो तो ये सुविधा करमुक्त होती है। यानी कि जो ऋण की राशि है अगर वो 20,000 रुपए तक है तो सुविधा का मूल्य 0 होगा। ये जो अनुलाभ है कर्मचारी के लिए कर योग्य नहीं होगा। यहां पर कुल मूल राशि का मतलब हमको समझना है। उदाहरण के लिए हम यहां पर एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि 1 अप्रैल 2019 को जो है कर्मचारी ने 15,000 रुपए का ऋण लिया। नियोक्ता द्वारा जो है ऋण दिया गया कर्मचारी को, ये ऋण है ब्याज मुक्त या रियायती ब्याज दर पर दिया गया है 15,000 रुपए का। तो इसके हिसाब से जो मूल राशि है 20,000 रुपए से अधिक नहीं है तो ये सुविधा जो है अभी करमुक्त होगी कर्मचारी के लिए। और कर्मचारी और नियोक्ता के बीच में समझौता हुआ कि जो ये 15,000 रुपए का ऋण है ये प्रतिमाह 1,000 रुपए की मासिक किस्तों में वापस चुका दिया जाए। तो अप्रैल से दिसंबर 2019 तक 9 महीनों में 1,000 रुपए प्रतिमाह के हिसाब से 9,000 रुपए चुका दिए गए। जो है 9,000 रुपए कर्मचारी द्वारा चुका दिए गए। तो 1 जनवरी 2019 को जो ऋण की मूल राशि है यानी प्रिंसिपल अमाउंट है वो बचता है 6,000 रुपए। अब कर्मचारी क्या करता है कि जनवरी महीने में 10,000 रुपए का ऋण और ले लेता है। जनवरी महीने में 10,000 रुपए का और ऋण ले लेता है। अब कुल ऋण की राशि है जनवरी के अंत में 16,000 रुपए की। कर्मचारी यहां पर यह सोचता है कि ये जो सुविधा है इस सुविधा का अब जो है ये सुविधा करमुक्त हो जाएगी क्योंकि जो कुल मूल राशि है वो 20,000 से अधिक नहीं है, जो ऋण की राशि है केवल 16,000 है। लेकिन ऐसा नहीं होता। इसके लिए क्या किया जाएगा, यहां पर बात की गई है कुल मूल राशि की। तो अभी तक जो पिछला इसका जो ऋण है वो अभी भी बकाया है, वो अभी भी चल रहा है। तो यहां पर ऐसा माना जाएगा कि जो कर्मचारी है उसने 10,000 रुपए का एक ऋण लिया है जनवरी में और 15,000 रुपए का इसका ऋण लिया हुआ है अप्रैल 2019 में, और जनवरी 2020 में इसने 10,000 रुपए का नया ऋण लिया है। तो कुल मिलाकर जो ऋण की मूल राशि है अभी भी 10,000 प्लस 15,000 25,000 रुपए है। क्योंकि ये पिछला ऋण अभी भी बकाया है, पिछला ऋण पूर्ण रूप से अभी तक चुकता नहीं हुआ है, इसकी 6,000 रुपए की राशि अभी भी बाकी है। तो जो ऋण की मूल राशि है वो 15,000 प्लस 10,000 25,000 रुपए मानी जाएगी और ये जो सुविधा है ये अब कर योग्य हो जाएगी। पहले जब इसने 15,000 का लोन लिया था तब ये सुविधा करमुक्त थी, लेकिन अब जब 10,000 रुपए का ऋण इसने और ले लिया है जनवरी में और 15,000 वाला ऋण अभी भी इसका बकाया है, पूर्ण रूप से चुकता नहीं हुआ है, तो कुल मिलाकर इसकी जो है ऋण की राशि मूल राशि हो जाएगी 25,000 और इस सुविधा का मूल्य कर योग्य हो जाएगा। अगर ये 15,000 वाला ऋण पूर्णतः चुकता कर दिया जाता और उसके बाद में अगर ये 10,000 रुपए का ऋण लेता तब सुविधा करमुक्त होती। और सुविधा का मूल्यांकन किस पर किया जाएगा, ब्याज की राशि जो लगाई जाएगी वो लगाई जाएगी 16,000। ऋण की राशि मानी जाएगी 25,000 तो सुविधा कर योग्य हो जाएगी और सुविधा का मूल्यांकन किया जाएगा 16,000 के आधार पर, क्योंकि जो ऋण की बकाया राशि है वो 16,000 है और हम ब्याज की राशि की गणना प्रत्येक माह के अंत में बकाया राशि पर करते हैं। दूसरा, तो अगर 20,000 रुपए तक का ऋण लिया है और जो ऋण की मूल राशि 20,000 रुपए तक की है तो सुविधा करमुक्त होती है। दूसरी हम बात करते हैं यदि ऋण आयकर अधिनियम के नियम 3A में वर्णित रोगों के उपचार के लिए लिया गया हो
तो सुविधा कर मुक्त होती है। अगर कर्मचारी ने अपने लिए या कर्मचारी ने अपने परिवार के सदस्यों के लिए आयकर अधिनियम के नियम 3A में वर्णित रोगों के उपचार के लिए अगर ऋण लिया है तो फिर जो है सुविधा कर मुक्त होती है, चाहे उसकी जो है कुल राशि 20,000 रुपए से अधिक हो। कर्मचारी स्वयं के लिए या अपने परिवार के सदस्यों के लिए इन्हीं रोगों के उपचार के लिए जो रोग आयकर अधिनियम के नियम 3A में वर्णित हैं उनके लिए अगर ऋण लेता है तो वो ऋण की सुविधा कर मुक्त होती है। 3A में वर्णित कौन कौन से रोग है? कुछ असाध्य रोग हैं जैसे कैंसर है, हृदय रोग है, किडनी का रोग है, क्षय रोग है, इस प्रकार के कुछ रोग है। अगर इन लोगों के उपचार के लिए अगर ऋण लिया जाता है तो सुविधा कर मुक्त होती है। तो जो ब्याज मुक्त या रियायती ब्याज दर पर ऋण की सुविधा में इतना ही था, और ये जो अनुलाभ है सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य है। यहां पर एक और अनुलाभ की बात करते हैं। एक और अनुलाभ की बात करेंगे। दूसरा अनुलाभ है परिवहन कार्य। परिवहन कार्य में संलग्न नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को प्रदत्त यात्रा सुविधा। अगर कोई नियोक्ता जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी में लगा हुआ है, जो परिवहन कार्य में लगा हुआ है, जिसका खुद का ट्रांसपोर्ट बिजनेस है, और वो नियोक्ता अपने कर्मचारी को किसी प्रकार की यात्रा सुविधा प्रदान करता है तो वो अनुलाभ कर योग्य होता है। यदि नियोक्ता कर्मचारी या कर्मचारी के परिवार के सदस्यों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने या माल को दूसरे स्थान पर ले जाने की सुविधा प्रदान करता है। जो नियोक्ता ट्रांसपोर्ट कार्य में लगा हुआ है, परिवहन कार्य में लगा हुआ है, जिसकी खुद की निजी बसें चलती है या फिर जो माल ढोने वाली गाड़ियां, ट्रक आदि चलते हैं, वो नियोक्ता अगर अपने कर्मचारियों को यात्रा सुविधा देता है, यानी कि कर्मचारी को या कर्मचारी के परिवार के सदस्यों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने की सुविधा देता है, या फिर कर्मचारी या कर्मचारी के परिवार के सदस्यों से संबंधित किसी माल को दूसरे स्थान पर ले जाने की सुविधा प्रदान करता है, तो सुविधा का मूल्यांकन ऐसी ही परिवहन संस्था द्वारा ऐसी सुविधा सामान्य व्यक्ति, तो सुविधा का मूल्यांकन ऐसी परिवहन संस्था द्वारा ऐसी ही सुविधा सामान्य व्यक्ति को प्रदान करने पर वसूल की जाने वाली राशि के बराबर होगा। तो सुविधा का मूल्य, अगर ऐसी सुविधा प्रदान की जाती है तो इस सुविधा का मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाएगा? ऐसी सुविधा का मूल्य किसी ऐसी परिवहन संस्था द्वारा ऐसी सुविधा सामान्य व्यक्ति को प्रदान करने पर वसूल की जाने वाली राशि के बराबर होगा। अगर कोई अन्य संस्था जो इसी प्रकार की संस्था है, परिवहन संस्था है, और वो इसी प्रकार की सुविधा जब अन्य व्यक्तियों को किसी सामान्य व्यक्ति को प्रदान करती है, तब वो कितनी राशि वसूल करती है, उससे क्या चार्ज किया जाता है, वही सुविधा का मूल्य होगा कर्मचारी के लिए। अगर कर्मचारी से सुविधा के बदले
किसी प्रकार की राशि वसूल की जाती है तो सुविधा के मूल्य में से वसूल की गई राशि जो है घटा दी जाएगी और शेष राशि सुविधा का मूल्य माना जाएगा। अगर कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद अगर ऐसी सुविधा दी जाती है यात्रा की, तो वो सुविधा कर्मचारी के लिए कर मुक्त होती है। अगर कर्मचारी की मृत्यु के बाद कर्मचारी के परिवार के सदस्यों को अगर यात्रा की सुविधा प्रदान की जाती है तो ऐसी सुविधा जो है कर मुक्त होती है। रेलवे और एयरवे द्वारा अपने कर्मचारियों को यात्रा की सुविधा जो दी जाती है वो उस सुविधा का मूल्य भी कर मुक्त होता है, वह सुविधा भी कर मुक्त मानी जाती है। तो जो ये परिवहन कार्य में संलग्न नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को प्रदत्त यात्रा सुविधा है, इसके अंतर्गत इतने ही प्रावधान थे। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।